प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम है मयंक द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मुसाफिर पर। बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति। आज हम लोग राज्य की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। राज्य की उत्पत्ति, आप देख रहे हैं कि जैसा आप देखते हैं कि हमारे आज पूरी दुनिया में लगभग मान के चलिए आज 200 देश हैं। उसमें हमारा भारत भी एक देश है। बच्चों, आपने सुना होगा कि जब बहुत प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो हम लोग यानी एक तरीके से कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो वानर थे। और आज आप देख रहे हैं कि हम लोग इतना विकास करते करते आज पूरी दुनिया में 200 देश हैं और सब बढ़िया एकदम एक तरीके से व्यवस्थित भी हैं। क्या आपने कभी सोचा कि उस जंगल के युग से लेकर और आज हम लोग जिस युग में हैं यानी जिस समय में हम लोग हैं वहाँ से यहाँ तक यानी कि जो राज्य ये एक तरीके से अस्तित्व में आए, एक देश आए अस्तित्व में, राज्य अस्तित्व में आए, भारत, अमेरिका, चीन, ये सब जो राज्य बने, एक व्यवस्था जो बनी। पहले लोग ऐसे क्या पहले से ही इतने व्यवस्थित रहते थे? क्या तब भी ऐसी ही व्यवस्था थी जैसी आज हम लोग देख रहे हैं? जैसे आज हर देश में संविधान है, सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या ऐसी ही व्यवस्था तब थी? तो जाहिर सी बात है नहीं ही होगी, क्योंकि हमने सुना है उस समय जंगल युग था, एक तरीके से लोग जंगलों में रहते थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम इसी कहानी के बारे में जानेंगे। कहानी समझेंगे हम लोग कि आखिर वहां से यहाँ तक की यात्रा कैसे की गई। ये जो राज्य आप देख रहे हैं, कई लोग एक साथ रह रहे हैं, हम सब लोग बोल रहे हैं कि हम भारत के हैं, भारतीय हैं। कैसे हम लोग ये बोल रहे हैं? कैसे हम लोग एक समूह में, एक संगठन में रह रहे हैं? क्या इसकी कहानी है? तो इसी के पीछे की कहानी को समझने के लिए इस लेक्चर को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और महसूस करने की कोशिश करिएगा। बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्य की उत्पत्ति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरू करते हैं हम एकदम स्टार्टिंग से। जब हम लोगों ने सुना होगा कि सुना है कि वानर, हम लोगों के पूर्वज वानर थे, तो वहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहानी को शुरू करने से पहले हम तुमको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, राज्य की जो उत्पत्ति हुई, राज्य का जो उत्पत्ति और उसका जो विकास हुआ है, इसके लिए सिद्धांत कुछ प्रचलित हैं। मुख्य रूप से 4 सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरीके से राज्य अस्तित्व में आए, कुछ लोग कहते हैं इस तरीके से राज्य अस्तित्व में आए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इस तरीके से नहीं आए, इस तरीके से आए। तो 4 तरीके हैं मोटे मोटे तौर पे कहें। कोई कहता है कि इस तरीके से, कोई कहता है इस तरीके से। तो हम लोग देखेंगे कि वो 4 तरीके क्या हैं। फिर हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि वो 4 तरीके कैसे कैसे, मतलब कौन सा तरीका है। बात समझ रहे हो? तो आइए, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वो 4 तरीके हैं। बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वो 4 तरीके कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है बच्चों नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत। ध्यान से समझिएगा, पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत। नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत। बच्चों, जो दूसरा अपना है उसे हम लोग कहते हैं शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत।
पहला नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है शक्ति का सिद्धांत, और तीसरा है बच्चों दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। और चौथे को हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से समझौता सिद्धांत। जो समझौता सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो राज्य अस्तित्व में आए वो राज्य अस्तित्व में आए नैसर्गिक उत्पत्ति के सिद्धांत से। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। राज्य जो अस्तित्व में आए वो शक्ति के सिद्धांत पर आए और आज भी शक्ति के सिद्धांत पर चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी गलत है, राज्य जो आए वो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से आए। और जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप भी गलत कहते हैं, जो राज्य बने वो समझौते के सिद्धांत से बने। क्या है आखिर? तो बच्चों चारों प्रचलित हैं। हम लोग पूरी कहानी को समझेंगे और एक एक सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, और आज समझ जाएंगे कि कैसे कहानी आगे बढ़ी। हो सकता है इस टॉपिक पर हमें 2 लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़े, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम लंबा लेक्चर बनाने से बचेंगे और देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। अगर समय हो जाता है तो हम आगे की स्टोरी अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, ऐसे समझिए, आपने देखिए पहले का जो हमारा प्राचीन काल था, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? जंगलों में रहते थे। मानव धरती पर आ चुका था, चारों ओर जंगल ही जंगल थे, मनुष्य उत्पन्न हो चुका था। और मनुष्य क्या करता था? मनुष्य को उस समय अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो थी खाने के लिए भोजन, और भोजन के लिए वो मांस पर डिपेंड था। साथ ही साथ उस समय जानवर भी हुआ करते थे, क्योंकि मनुष्य कहाँ है? जंगल में है। तो जंगल में कई जंगली जानवर भी थे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि या तो मनुष्य जानवर को खा जाए या जानवर मनुष्य को खा जाए, ऐसा कंपटीशन चलता रहता था। भोजन चाहिए था और सुरक्षा की जरूरत थी जानवरों से। बड़े ही एक तरीके से संघर्षमय जीवन रहा होगा एकदम। अगर शुरुआत के बारे में आप कल्पना करें तो क्या था जीवन? केवल वो जो व्यक्ति था वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहता था। अकेला व्यक्ति है, और भी हैं, दूसरे हैं, लेकिन उनका किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, सब अलग अलग हैं। सब बस इसी होड़ में लगे हैं खाने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए। दिन है, चल रहा है, रात आई, चारों तरफ अंधाधुंध है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। जंगल में है, सांप काट गया, मर गए। रात में जा रहे हैं, कोई गड्ढा मिल गया, दिखा नहीं, रात में गड्ढे में गिर गए, मर गए। बहुत ही कम जीवन, बहुत ही अनिश्चित जीवन। आज दिन में है, कल रात में होंगे पता नहीं। कल सुबह उठे, आज दिन भर चले, कल शाम को होंगे पता नहीं। बड़ा ही अनिश्चित जीवन और बड़ी ही अव्यवस्थित व्यवस्था। प्यारे बच्चों, अब हुआ क्या? व्यक्ति जो था वो अपना मांस खाता था, जानवरों को मार के खाता था, और इसके बाद 19 जानवरों से सुरक्षा करता था, और वो चल रहा था। काफ़ी समय बीतता गया, उसका थोड़ी सी बुद्धि का विकास हुआ, तो उसको ये समझ में आने लगा कि यार जानवरों को तो खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम लोग पेड़ पौधों के कंदमूल फल नहीं खा सकते?
तो उसकी बुद्धि का विकास हुआ और उसने कंदमूल फल भी खाना शुरू कर दिया। यानी अब जो व्यक्ति था वो दो चीज़ें खाने लगा, एक तो जानवरों को खाने लगा और दूसरा वो खाने लगा कंदमूल फल पेड़ों के, और जानवरों से अपनी सुरक्षा करने लगा। यहां तक पहुंचा। अब देखिए हुआ क्या। हुआ ये कि धीरे धीरे ये जो व्यक्ति था, अब देखिए बायोलॉजिकल एक तरीके से ये समझिए कि उस समय नर भी थे और नारियां भी थीं, और बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट तब जैसी आज है एक तरीके से वैसी ही तब भी थी। वैसे ही हार्मोन्स होते थे, वैसे ही ज़रूरत होती थी। हाँ, इतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा उनके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट तो थी ही, क्योंकि थे तो वो एक तरीके से मनुष्य ही। हाँ, जानवर के उसमें थे, लेकिन आगे तो मनुष्य ही होने वाले थे, तो दिमाग तो उसी तरीके से चलेगा। तो हुआ क्या, धीरे धीरे समय जैसे जैसे आगे गुजरा, ये जो एक व्यक्ति था ये नारियों के संपर्क में आया। नर नारी आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए, और संपर्क में आने से क्या हुआ, संतति का जन्म हुआ। यानी कि अब संतति का जो जन्म था वो नारी से हुआ। तो बच्चों ये एकदम व्यवस्था जैसी आज है। आज आप देखिए, अगर उस समय के जो मनुष्य थे वो जानवर थे, आज आप देखिए जानवरों को, जानवरों के बच्चे होते हैं, जो जानवर होते हैं वो उन बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और उनको ये बहुत बखूबी याद रहता है कि ये हमारा बच्चा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जानवर भी जानवर के जब बच्चे वो बड़े होते जाते हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो उनसे अलगाव होने लगता है, और कुछ समय के बाद उस जानवर को खुद याद नहीं रहता कि ये हमारा बच्चा है, वो घूम रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब तक वो बच्चा है, जब तक उस बच्चे को उस माँ की ज़रूरत है, तब तक वो माँ उसको छोड़ेगी नहीं, उसके पीछे लगातार लगी रहेगी, और उसकी सेवा और उसकी देखभाल करती रहेगी, चाहे वो जानवरों की ही बात करें तो। और उस समय का मनुष्य भी तो हम कह रहे हैं ना कि जानवर ही था, वानर थे। तो उनमें ये समझ एक तरीके से आप कहिए कि प्राकृतिक रूप से थी उनमें। तो बच्चों, जो माँ थी वो बच्चे का पालन पोषण करने लगी। यानी हुआ ये कि एक व्यक्ति जो था वो अब दो व्यक्ति में कन्वर्ट हो गया, माँ और उसका बच्चा। ऐसे ही चलता रहता था, माँ बच्चे का पालन पोषण करती रहती थी, और कुछ समय के बाद वो भूल जाती थी कि हमारा कोई बच्चा है, और वो फिर दोनों अलग अलग रहने लगते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उनमें जब थोड़ा सा और विकास हुआ बुद्धि का, तो बच्चों क्या हुआ कि वो एक साथ, एक तरीके से माँ और बेटा जो था वो एक साथ रहने लगा। अब दो लोग हो गए साथ में, एक पहले सब अलग अलग थे, अब दो लोग साथ में आ गए। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो ये नर था, नर, इसको लगा कि यार वो लोग बड़े प्रसन्न खुश हैं, भैया दो लोग हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं, उनकी ज़रूरत का ध्यान वो रखते हैं, उनकी ज़रूरत का ध्यान वो रखते हैं, बड़ा सुकून है यहाँ। तो उसको लगा कि यार हम भी इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो वो जो माने नर था वो भी साथ में आ गया ज़रूरत देख के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब वहाँ पे तीन लोग हो गए, माँ, संतति और पिता या नर, जो भी है, हाँ पिता ही कहें। तो इस तरीके से तीन लोगों का एक समूह बन गया। यानी कि आप ये कहिए कि एक राज्य की सबसे छोटी इकाई एक तरीके से उसका जन्म हो गया, जिसको कहा गया परिवार। अब एक जगह की तो बात है नहीं, ना एक नर है ना एक नारी है,
बहुत सारे लोग एक दूसरे के संपर्क में आके ऐसे ही बहुत सारी जगह पे खूब सारे परिवार 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 बन गए। बात आई समझ? परिवार बन गए। अब जब परिवार बने तो क्या हुआ, परिवार जब अस्तित्व में आ गया तो एक तरीके से उनको एक दूसरे की चिंता होने लगी और उनको ये लगने लगा कि यार जो ये, जैसे वो क्या करते थे पहले कि मांस लाए, जानवर मारकर मांस लाए और फिर उसका सेवन कर लिया, जो बचा उसे फेंक दिया या दूसरे जानवर खा गए। उनको इससे मतलब नहीं था कि भाई हम इसको रखें और या कुछ ऐसा करें। लेकिन जब फैमिली बनी, परिवार बना, तो यार उनको चिंता हुई, अब रात में बच्चे को भूख लगी तो क्या खिलाएंगे, अब उनके लिए तो मांस ही है, समझ रहे? तो वो क्या करते थे, अब मांस का वो लोग संग्रहण करने लगे, यानी वो मांस को रखने लगे अपने पास। उनको ये लगने लगा कि इसको रख लेते हैं तो ये जब जरूरत होगी तो खाएंगे इसको। अब जो आसपास के सारे परिवार थे वो सब यही करने लगे, मांस का संग्रहण करने लगे। अब देखिए एक बात समझिए, आलसी लोग तब भी थे और आलसी लोग आज भी हैं, जो करना कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन बस किसी के किया हुआ हड़प लें और फिर अपना जीवन उसमें मज़े से काटें। इस टाइप के लोग तब भी थे और आज भी मानव की चेतना में ये शुरू से रहा है और अभी तो एकदम स्टार्टिंग ही हो रही है लेकिन मानव सभ्यता की, लेकिन ये व्यवस्था उनके दिमाग में ऑलरेडी जमी थी। तो हुआ क्या, जब उन्होंने संग्रहण करना शुरू किया तो ये जो हमारे महाराज जी थे आलसी भैया, ये क्या करने लगे, ये एक तरीके से मतलब चोरी करने लगे। जैसे एक लोगों ने उसको संग्रहित करके रखा तो दूसरे महाराज जी आए, रात में आए और वो उठा ले गए, यानी कि एक टेंशन शुरू हो गई और उस टेंशन का नाम था चोरी। चोरी स्टार्ट होने लगी, इन्होंने संग्रहण करके रखा और वही चुरा ले गए। अब दूसरे दिन ये बिलबिला रहे हैं कि हम संग्रह कहाँ रखा वही तो ले गए और इसको खा रहे हैं। अब उसमें नंबर प्लेट तो मोटरसाइकिल तो थी नहीं कि नंबर प्लेट हो है कि ये हमारा है। तो कुल मिला के वो तो मैंने छटक गए और ये बेचारे टेंशन में आ गए। तो ये व्यवस्था शुरू होने लगी, कुछ वर्ग एक ऐसा जन्मा जो चोरी की व्यवस्था शुरू होने लगी। अब यहीं पर मनुष्य को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि यार कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो हमें इस चोरी से बचा सके, कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो जिससे हमारे यहाँ चोरी ना हो। अभी आप देखिए, अभी उनको सुरक्षा किससे केवल जरूरत थी, जानवरों से। केवल उनको जिस चीज से सुरक्षा की जरूरत थी बच्चों, वो थे जानवर, अपने अस्तित्व की संकट था उनके लिए। लेकिन अब तो भोजन का भी संकट हो गया क्योंकि वो चुरा ले गए। अब यहाँ पे उसको एक किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जो हमारी रक्षा करे। बच्चों अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि राज्य कैसे अस्तित्व में आए। देखिए जरूरत महसूस होने लगी कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। अब जो लोग नैसर्गिक उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं, अब इस पे आइए, जो लोग नैसर्गिक उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं बच्चों, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि जब ये खूब सारे परिवार आए अस्तित्व में, जब ये खूब सारे परिवार अस्तित्व में आते गए, ये एक परिवार है, ये एक परिवार है, ये एक परिवार, आपने देखा कि परिवार अस्तित्व में कैसे आए? परिवार अस्तित्व में आए कि जब नर और नारी संपर्क में आए तो परिवार बने। अब ये बताइए कि जैसे अब ये परिवार है तो इसमें एक लड़का है मान लीजिए संतति के रूप में, और इनका एक परिवार है तो इसमें कोई लड़की है, तो अब ये भी तो होगा ना कि भविष्य में ये लड़का इस लड़की के संपर्क में आएगा और इस तरीके से इनका आपस में रिलेशन बन जाएगा। यहाँ कोई लड़का है, उसका किसी दूसरे परिवार की लड़की से संबंध बना,
इस तरीके से धीरे 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 करते करते बच्चों हुआ ये कि मतलब कई परिवार आपस में एक दूसरे के संबंधी हो गए, एक दूसरे से उनके रिश्ते हो गए। तो नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत यही कहता है कि सबसे पहले परिवार बने, फिर परिवारों के संपर्क में आने से एक तरीके से एक कुल बन गया, कुल बन गया, एक वंश बन गया। कुरुवंश, पांडव वंश आपने सुना होगा, यदुवंश। तो एक तरीके से परिवारों के संबंधों से जो बन के आई व्यवस्था उसको कहा गया कुल या वंश। उसमें बहुत सारे लोग होते थे। होता क्या था कि उसी में से जो हेड होता था, जो उसी में बूढ़ा होता था, जिसके प्रति सबका सम्मान का भाव होता था, ये आज भी है सब, है ना, वो जो सम्मान का भाव था उससे वहाँ का एक हेड बन जाता था। और इस तरीके से एक कुल और एक वंश जो था वो अस्तित्व में आ गया। अब बच्चों देखिए, यहाँ देखिए, ये नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत है। यहीं पर कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है, ये जब कुल और वंश बने तो इन्होंने फिर आपस में एक तरीके से उसी में से मतलब जो ये हेड बन गया, यही उस कुल का हेड हो गया, मुखिया हो गया। और इस तरीके से एक राज्य जैसी कुछ इकाई, कुछ लोगों का एक विशाल समूह, और उसमें कुछ हेड और उनके साथ ही कुछ लोग, मतलब एक तरीके से वो एक सत्ता जैसी उन्होंने बना ली। बात समझिए, ये हुआ नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत। अभी यही नहीं, अभी तो कुल बने हैं, ठीक। लेकिन कुछ लोग यहीं पर इस चीज़ को दूसरे सिद्धांत से समझाते हैं। उनका सिद्धांत रहता है शक्ति का सिद्धांत। बच्चों, शक्ति का सिद्धांत वो ये कहते हैं कि यहीं पर ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना ये है कि जब वो खूब सारे परिवार थे तो उन परिवारों में चोरियां होती थी, संग्रहण जो वो करते थे वो चोरी हो जाता था। तो उस समस्या से बचने के लिए उन्होंने ये तय किया कि जो उस पूरे माने कई परिवारों का या कुल भी है, तो कुल का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वंश का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो शक्तिशाली व्यक्ति को हम अपना राजा या हेड या सबसे ऊपरी सत्ता उसको दे दें, जो सबसे शक्तिशाली। या तो हम, शक्तिशाली का मतलब यहाँ पे बल से था, यानी कि शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति वाले को अपना सबसे मतलब उसको अपनी सत्ता दे दें। लेकिन शक्ति का सिद्धांत ये भी कहता है कि या तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किसी शक्तिशाली व्यक्ति को दे दी सत्ता, या किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने जबरदस्ती करके कुछ लोगों पर या कुछ परिवारों पर अपना आधिपत्य कर लिया, उनको अपने अधीन कर लिया, और वो उनका सर्वे सर्वा बन गया। तो ये है शक्ति का सिद्धांत। यानी कि जब खूब सारे परिवार बने, तो अब देखिए, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति से दो व्यक्ति हुए, माँ बेटा, माँ बेटा से एक परिवार बना। और परिवार से अगर हम नैसर्गिक उत्पत्ति के सिद्धांत को ले तो परिवारों में संबंध हुए, जिनसे बना राज, मतलब एक तरीके से वंश बना। और उन वंश का हेड जो था उसको हमने, जो मैंने जिसका सम्मान ज़्यादा होता था उसको बना दिया गया, या जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था उसको बना दिया गया, तो शक्ति का सिद्धांत हो गया। और अगर किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने जबरन एक तरीके से आधिपत्य कर लिया तो वो भी शक्ति का सिद्धांत हो गया। बात समझ में आई? तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम एक सिद्धांत को लेकर या हम शक्ति के सिद्धांत को लेकर चलें, तो हम दोबारा से कहानी अगर शुरू करें तो एक व्यक्ति था, व्यक्ति में नर नारी संबंध बना, उनसे संतति हुई, तो माँ और बेटा साथ रहने लगे। फिर माँ बेटा के साथ में अपनी सुविधा देखकर पिता भी जुड़ गया, एक परिवार बन गया। परिवार खूब सारे थे और उसमें सुरक्षा का संकट इसलिए उत्पन्न होने लगा क्योंकि परिवार
एक परिवार दूसरे परिवार में चोरी करने लगा, वहाँ चोरी हो जाती थी, जानवरों से भी तो खतरा रहता ही था। तो इसलिए बच्चों क्या हुआ कि भाई हमको ज़रूरत हुई किसी ऐसी व्यवस्था की जो हमें इस संकट से बचाए। तो या तो इन्होंने किसी, अगर हम शक्ति सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो या तो इन्होंने किसी शक्तिशाली व्यक्ति को ये व्यवस्था दे दी कि आप हमारी रक्षा कीजिए, और बदले में जो भी वो देते हो कि भाई हम आपको, अब उस समय मांस से ही तो था, तो वही दे देते होंगे कि भाई हम आपको एक हिरन मार के दे देंगे हर महीने, और आप हमारी सुरक्षा कीजिए, हमारे घर में अगर चोरी हो जाती है या कोई संकट है तो आप उसकी देखभाल करिए। या कोई शक्तिशाली व्यक्ति था और फिर उसने कब्जा कर लिया, तो अब अगर कई परिवारों पर उसने कब्जा कर लिया तो एक वंश ये हो गया, एक वंश ये हो गया, एक वंश ये हो गया। अब जब एक वंश के हेड हो गया वो हेड, तो उसको लगा कि यार हम इसके वंश से तो ज़्यादा हमारे पास संख्या है, उसके पास से उसके वंश में केवल 1000 लोग, हमारे पास 10,000 है, तो क्यों ना इस पर अटैक कर दिया जाए। तो शक्ति का सिद्धांत ही चल रहा है। उन्होंने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया। अटैक करते करते दूसरे वंश को अपने मिला लिया, फिर उनका और बड़ा हो गया तो तीसरे को भी अपने मिला लिया, फिर चौथे को भी अपने मिला लिया। अब जितने मिला पाए उतना मिलाते चले गए, और इस तरीके से एक बड़े राज्य की स्थापना हो गई। लेकिन ये इसमें अभी धीरे धीरे समय लगा, बहुत समय लगा। तो ये शक्ति का सिद्धांत है। आगे धीरे धीरे अभी तो हम लोग एक तरीके से, अभी तुम ये मानो कि ये जो कुल वंश है ना, ये आगे मतलब राज्य जो बने वो अभी नहीं, अभी यहाँ पे जो मांस वाली व्यवस्था थी इसमें राज्य नहीं आए थे। इसमें तो ये जो राज्य हम बता रहे हैं कि एक वंश ने दूसरे पर अटैक किया, तीसरे पर अटैक किया, ये बहुत आगे की बात है। अभी कृषि युग की बात है, अभी पशुपालन युग की बात है। ये जो बात है ये सिर्फ अभी हम लोग चल रहे हैं, जो ये जंगल युग की बात है। तो जंगल युग में क्या था कि कबीले तक कहानी पहुंची थी। वंश के बाद जब एक वंश ने दो वंशों को और व्यवस्थित मतलब अपने में मिला लिया किसी तरीके से शक्ति पर, तो वो कबीला बन गए। तो अगर आप शक्ति के सिद्धांत को रिवाइज करना चाहें बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि परिवार बने, परिवार कई परिवारों पर किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, आधिपत्य कर लिया, और फिर उसी शक्तिशाली व्यक्ति ने दूसरे जो वंश थे, कुल थे, उन पर कब्जा कर लिया, और इस तरीके से कबीला बन गया। क्या बन गया? कबीला। या परिवार थे, उनके आपस में संबंध बने, और उसमें जो हेड था उसको ये व्यवस्था दे दी गई कि आप हमारी सबकी व्यवस्था देखिए, और आप आज से हमारे प्रमुख हो गए। हमने अपनी शक्तियां आपको समर्पित कर दी और आप हमारे ऊपर आधिपत्य करिए, हम अपनी स्वेच्छा से आपको ये व्यवस्था दे रहे हैं। तो ये हो गया नैसर्गिक उत्पत्ति का सिद्धांत। तो यानी कहने का मतलब है कि जो कबीले बने, वो कबीले यहाँ तक बन चुके थे। यानी कि जो जंगल युग था हमारा, जंगल युग, उस जंगल युग में हम लोग कबीले तक पहुंच चुके थे, कबीले तक पहुंच चुके थे। और फिर ये जो आगे वाली व्यवस्था है, इसको हम लोग पशुपालन युग और कृषि युग के बाद देखेंगे। तो देखिए, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। हम इसको अभी ये जो दो सिद्धांत हैं इन पर हम बाद में बात करेंगे, इसलिए अगले लेक्चर में। आज हम लोग इन्हीं दो सिद्धांतों पर बस रिवीजन करके फिर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो हमने तुमसे क्या कहा? हमने तुमसे कहा कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, ऐसे समझ लीजिए, नर था, नारी थी। उससे क्या हुआ? इनके मिलने से एक तरीके से परिवार बने, और इसमें जब वो हमारा एक तरीके से आप ये कहिए कि इनमें संतति जब जुड़ गई तो ये परिवार बन गए। फिर खूब सारे जो परिवार थे उनमें आपस में संबंध बने, तो वो कुल बन गए, वंश बन गए। ये कुल वंश आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो क्या बन गए? कबीले बन गए। ये नैसर्गिक उत्पत्ति के सिद्धांत से हुआ। यानी कि कुल वंश जो कबीले बने, ये सब संबंधों से बन रहे हैं, आपसी संबंधों से बन रहे हैं। जो इसमें जो सरदार होगा, जो हेड होगा कबीले का, वो
कोई सम्मानित व्यक्ति है। समझ रहे हैं? कोई सम्मानित व्यक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मतलब यहाँ पे उसको बना दिया और कुछ लोगों को मतलब समूह को ये व्यवस्था दे दी गई। लेकिन अगर हम बात करें शक्ति के सिद्धांत की, तो शक्ति के सिद्धांत में सेम यही प्रोसेस, नर था, नारी थी, संतति हुई तो परिवार बने। समझ रहे हैं? फिर परिवार, कई परिवारों पर शक्तिवश, शक्ति से माने एक तरीके से आधिपत्य हुआ, तो उससे क्या बना, कुल बना और वंश बना, वंश शक्ति से। और फिर उसके बाद जब इसी कुल और वंश ने लगातार दूसरे वंशों पर आक्रमण किया तो उससे कबीला बना। लेकिन ये जो कबीले थे ये किस पर आधारित थे, शक्ति पर आधारित थे। यानी कुछ लोग कहते हैं कि शक्ति से सारी व्यवस्था चली, कुछ लोग कहते हैं एक तरीके से मतलब जो सम्मानित था व्यक्ति उसको सत्ता दे दी गई और आवश्यकता के अनुसार देखिए जरूरत दोनों जगह थी। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जरूरत तो थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि हमको चोरी से बचना था और प्लस हमको सुरक्षा अपनी करनी थी। यहाँ पर भी हमको चोरी से बचना था और हमको सुरक्षा करनी थी, तो हम लोग ये मान के चलते हैं। बात समझ रहे? तो भैया इस तरीके से हम कबीले तक पहुँच गए इस जंगल युग में। कुछ लोग कहते हैं कि शक्ति से पहुँचे, कुछ लोग कहते हैं कि आपसी संबंधों से पहुँचे। बच्चों, इसके आगे, कबीले के आगे हम लोग राज्य तक कैसे पहुँचे, और